You know that thing must be 100 years old. हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का बीसू सर अपने ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी मैकेनिकल ब्रांच के जो भी बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये तुम लोगों के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हील अलाइनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, कुछ एंगल्स के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हम तुम लोग को कैम्बर एंगल के बारे में बता चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे किंग पिन इंक्लिनेशन के बारे में और कैस्टर एंगल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन है क्या। तो उसको समझने से पहले तुम लोग इस फिगर को देखो। ये तुम्हारा फ्रंट व्हील होता है ना। जो भी व्हील का अलाइनमेंट करते हैं, व्हील के ज्योमेट्री में जो भी छेड़छाड़ करते हैं वो फ्रंट व्हील पर ही करते हैं। तो ये तुम्हारा मान लो फ्रंट व्हील है, आगे वाला जो पहिया है। यहां पर देखो, इसको बोलते हैं स्टब एक्सल और ये होता है तुम्हारा फ्रंट एक्सल। स्टब एक्सल को फ्रंट एक्सल के द्वारा एक पिन से जोड़ा जाता है, जिस पिन का नाम होता है किंग पिन। अभी देखो, ये जो किंग पिन का एक्सिस है और ये अगर तुम्हारा रोड का सरफेस है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल टू द रोड सरफेस। ये जो लाइन तुम देख रहे हो वर्टिकल लाइन, नॉर्मल टू द रोड सरफेस। तो अभी ये जो किंग पिन का जो एक्सिस है ये नॉर्मल टू द रोड सरफेस के पैरेलल है। इसका मतलब किंग पिन का एक्सिस इस नॉर्मल टू द रोड सरफेस के साथ 0 डिग्री का एंगल है। पैरेलल मतलब 0 डिग्री का एंगल है किंग पिन के एक्सिस के बीच में और नॉर्मल टू द रोड सरफेस के बीच में। लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम लोग क्या चाहते हैं, अगर पॉजिटिव कैम्बर की बात होगी और निगेटिव कैम्बर की बात होगी, दोनों केस में देखना तुम लोग, तुम्हारा जो किंग पिन का एक्सिस है ये नॉर्मल टू द रोड सरफेस के साथ एक एंगल का निर्माण करता है। ऐसा क्यों करता है? अगर ये तुम्हारा बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट होता और जब तुम चाहते अपने पहिया को टर्न कराने के लिए तो क्या होता, इस केस में देखो यहाँ पर इस पहिया को ज़्यादा स्पेस मिल रहा है टर्निंग के लिए। लेकिन अगर ये स्ट्रेट हो जाएगा तो इस पहिया को कम स्पेस मिलेगा टर्निंग के लिए। मतलब इस पहिया पर टर्निंग के दरमियान रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा, जो अच्छा बात नहीं है। अगर निगेटिव कैम्बर की बात होगी तो यहाँ पर अगर ये तुम्हारा जो किंग पिन है अगर बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, अगर किंग पिन तुम्हारा बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो तुम्हारा टायर है इसको बिल्कुल कम जगह मिलेगा टर्निंग करने के लिए। मतलब रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। पहिया जब टर्न करेगा तो अगर ये किंग पिन वर्टिकल रहेगा तो हो सकता है कि पहिया के टर्निंग के दरमियान ये किंग पिन के साथ टकरा जाए, क्योंकि जगह ही नहीं है। अगर तुम अपने किंग पिन को थोड़ा सा इंक्लिनेशन दे दोगे, अगर तुम अपने किंग पिन को थोड़ा सा इस तरह से इंक्लाइन कर दोगे तो अब देखो तुम्हारा पहिया जो है आसानी से टर्न कर सकेगा। तुम्हारा पहिया जब टर्न करेगा तो किंग पिन के साथ नहीं टकराएगा। तो हम लोग जो किंग पिन का इंक्लिनेशन देते हैं वो इसीलिए देते हैं ताकि जब टर्निंग के दरमियान हमारा व्हील एंगुलर मूवमेंट करे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके, टर्निंग के समय हमारे फ्रंट व्हील पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ना हो। तो चलो, इस बात को अगर तुम लोग समझ गए होगे तो एक बार पढ़ के तुमको हम बता देते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन होता क्या है। अगर तुम अपने व्हीकल को फ्रंट से देखते हो, साइड से बात नहीं कर रहे, फ्रंट से देखते हैं, अगर तुम लोग अपने व्हीकल को फ्रंट से देखते हो तो इट इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ किंग पिन एंड द नॉर्मल टू द रोड सरफेस। अब देखो, ये नॉर्मल टू द रोड सरफेस है और ये किंग पिन का एक्सिस है। इसके बीच का ये जो एंगल है इसी को बोलते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन। या यहाँ से अगर तुम एक नॉर्मल टू द रोड सरफेस ड्रॉ करो और ये किंग पिन का तुम्हारा एक्सिस हो गया तो ये जो एंगल बनाएगा इसी एंगल को तुम लोग क्या कहोगे, किंग पिन इंक्लिनेशन कहोगे। आगे बढ़ो। It is the angle between axis of the kingpin and normal to the road surface when viewing the vehicle from front। जब तुम गाड़ी को सामने से देखते हो, इसका वैल्यू, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 4 डिग्री टू 8 डिग्री। इसका वैल्यू 4 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में लाई करता है। क्यों देते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन? इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी व्हाइल टेकिंग ए टर्न। जब तुम टर्न लेते हो तो व्हीकल के व्हील को ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है, एक स्थिरता प्रदान करता है। बिकॉज इट हेल्प्स इन टर्निंग, क्योंकि ये टर्निंग में मददगार है। ये एंगल टर्निंग में मददगार है। कैसे मददगार है? तो तुम बोलोगे इट हेल्प्स इन टर्निंग द व्हील बाय गिविंग इट मोर स्पेस। पहिया को ज्यादा से ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करता है एंड दस रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन। और जब पहिया को ज्यादा स्पेस मिलेगा तो रिस्ट्रिक्शन उसको कम मिलेगा। अगर तुम नहीं दोगे तो क्या होगा, ये टर्निंग स्पेस कम हो जाएगा। मतलब इस पहिया पर
रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा, जो कि डिजायरेबल चीज नहीं है। इसके बाद बात करेंगे इंक्लूडेड एंगल के बारे में, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि तुम लोग वीडियो को पॉज करो और इस बात को लिख लो। इंक्लूडेड एंगल कुछ नहीं है, ये जो एक्सिस ऑफ टायर तुम देख रहे होगे, ये जो एक्सिस ऑफ टायर तुम देख रहे होगे और ये जो किंगपिन का एक्सिस तुम देख रहे होगे, ये टोटल एंगल को हम लोग बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। मतलब अगर पॉजिटिव कैम्बर के बीच में बात होगी, अगर पॉजिटिव कैम्बर के बीच में बात होगी तो तुम बोलोगे कैम्बर एंगल प्लस किंगपिन इंक्लिनेशन इज इक्वल टू इंक्लूडेड एंगल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। यहां पर ये एक्सिस ऑफ द टायर है, यहां पर ये एक्सिस ऑफ द टायर है और ये तुम्हारा किंगपिन एक्सिस है। ये जो एंगल बनाएगा ना, एक्सिस ऑफ द टायर और किंगपिन के एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है, उसी एंगल को हम लोग इंक्लूडेड एंगल के नाम से जानते हैं। तो इंक्लूडेड एंगल का छोटा सा डेफिनेशन है, इट इज द टोटल एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ टायर एंड किंगपिन एक्सिस। एक्सिस ऑफ टायर और किंगपिन एक्सिस के बीच का, एक्सिस ऑफ टायर और किंगपिन एक्सिस के बीच का जो एंगल है, उसी एंगल को हम लोग कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। आई होप आप लोग को ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कैस्टर एंगल के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टो आउट के बारे में और फिर पढ़ेंगे टो इन के बारे में। तुम्हारा व्हील ज्योमेट्री का सारा टर्मिनोलॉजी समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कैस्टर एंगल क्या होता है। देखो, जब तुम लोग अपने व्हीकल का फ्रंट व्हील को, जब तुम लोग अपने व्हीकल के फ्रंट व्हील को साइड से देखोगे, फ्रंट से नहीं देखेंगे, साइड से देखेंगे, तो तुमको व्हीकल का पहिया कैसा नजर आएगा? सर्कल नजर आएगा। ये होता है तुम्हारा किंगपिन और ये होता है वर्टिकल टू द रोड, यानी कि नॉर्मल टू द रोड, जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ पर तुमको फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो किंगपिन का जो एक्सिस है, ये वर्टिकल के साथ एक एंगल का निर्माण कर रहा है। जब तुम अपने व्हील को साइड से देख रहे हो, इस एंगल को बोलते हो कैस्टर एंगल। लेकिन यही अगर तुम अपने व्हीकल को फ्रंट से देखते हैं, तो फ्रंट से भी देखने पर किंगपिन जो होता है वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाता है, जिसको हम लोग किंगपिन इंक्लिनेशन कहते हैं। लेकिन जब साइड से देखते हैं, तो साइड से भी किंगपिन का जो एक्सिस है वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाता है, जिसको बोलते हैं कैस्टर एंगल। मतलब जब कभी भी व्हीकल के पहिए को साइड से देखा जाता है, उस समय किंगपिन का जो एक्सिस है वर्टिकल के साथ जिस एंगल का निर्माण करता है, उसी एंगल का नाम होता है कैस्टर एंगल। अब प्रश्न ये है कि कैस्टर एंगल देते क्यों हैं? तो पहले हम ये तुमको बता दें कि ये जो किंगपिन का एक्सिस है, इसी एक्सिस लाइन पर यहां पर तुम्हारा होता है स्टीयरिंग व्हील और यही होता है स्टीयरिंग कॉलम। मतलब सीधे सीधी बात है, स्टीयरिंग कॉलम का जो एक्सिस है और किंगपिन का जो एक्सिस है वो कॉन्साइड करता है। स्टीयरिंग कॉलम का जो लाइन ऑफ एक्शन है और किंगपिन का जो एक्सिस है वो कॉन्साइड करता है। इसको पहले अपने मन में बैठा लो। दूसरी बात, अगर तुम ये किंगपिन का एक्सिस को बिल्कुल वर्टिकल पर ले आओगे, मतलब कैस्टर एंगल को तुम जीरो कर दोगे, तो तुम्हारा स्टीयरिंग व्हील यहां आ जाएगा, तो स्टीयरिंग कॉलम का लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा। अब अगर स्टीयरिंग कॉलम का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो स्टीयरिंग कॉलम का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो रोड के साथ इंटरसेक्ट करेगा। जब तुम अपने स्टीयरिंग व्हील को अगर घुमाओगे, तो चूंकि स्टीयरिंग कॉलम का लाइन ऑफ एक्शन रोड के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये रोड तुम्हारे व्हील के मोशन को रेजिस्टेंस देगा, जिससे इस पहिया को घुमाने से, स्टीयरिंग व्हील को घुमाने से पहले, स्टीयरिंग व्हील को घुमाने से पहले तुमको यहाँ के रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा, तबे तुम्हारा कॉलम घूमेगा और तुम्हारा स्टीयरिंग व्हील घूमेगा। और यहाँ के रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए तुमको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम किंगपिन के एक्सिस को वर्टिकल के साथ इंक्लाइंड कर दोगे, तो स्टीयरिंग कॉलम का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये हो गया और यहाँ स्टीयरिंग व्हील है। अब अगर तुम स्टीयरिंग व्हील को घुमाते हो, तो स्टीयरिंग कॉलम का लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर किसी भी रोड के सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है। और जब रोड के सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर स्टीयरिंग कॉलम के रोटेशन के अगेंस्ट में रोड का सरफेस कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा है। मतलब तुमको स्टीयरिंग व्हील को घुमाने में कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत ही मिनिमम एफर्ट में तुम अपने स्टीयरिंग व्हील को घुमा लोगे। कब? जब तुम्हारा किंगपिन का एक्सिस वर्टिकल के साथ एक एंगल बनाएगा, जब व्हीकल को तुम साइड से देखते हो, जिस एंगल का नाम है कैस्टर एंगल। आई होप तुमको कैस्टर एंगल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार पढ़ लो,
इट इज द एंगल बिटवीन किंगपिन एक्सिस विद वर्टिकल, किंगपिन के एक्सिस का वर्टिकल के साथ जो इंक्लिनेशन है इसी को क्या बोलते हैं, व्हेन सीन इन साइड व्यू। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब व्हीकल को तुम साइड से देखते हो तो इसको बोलते हैं कैस्टर एंगल। अगर यही व्हीकल को फ्रंट से देखते हैं देन इट इज किंगपिन इंक्लिनेशन। इसका वैल्यू 2 डिग्री से 8 डिग्री तक हो सकता है। कैस्टर एंगल देते क्यों हैं? कैस्टर एंगल इज प्रोवाइडेड एज इट गिव्स स्टीयरिंग कॉलम वेरी लेस एफर्ट टू टर्न द व्हील व्हाइल टेकिंग ए टर्न। क्योंकि कैस्टर एंगल देने से क्या होता है, स्टीयरिंग व्हील पर लेस एफर्ट अप्लाई करना पड़ता है। जब तुमको क्या करना है, स्टीयरिंग कॉलम पर लेस एफर्ट अप्लाई करना पड़ता है। स्टीयरिंग कॉलम यानी स्टीयरिंग व्हील एक ही चीज है। स्टीयरिंग कॉलम पर लेस एफर्ट अप्लाई करना पड़ता है कब? जब हमको व्हील को टर्न करना है, जब हमको व्हील को घुमाना है व्हाइल टेकिंग ए टर्न। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं टो आउट क्या है। तो देखो, जब तुम लोग अपने व्हीकल को टर्न करते हो, देन दिस इज इनर व्हील एंड दिस इज आउटर व्हील। अगर इधर टर्न करेंगे तो ये इनर हो जाएगा, ये आउटर हो जाएगा। जब तुम अपने व्हीकल को टर्न कर रहे हो तो निश्चित तौर पर तुमको पढ़ा चुके हैं, आउटर व्हील को ज्यादा सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस चलना है, इनर व्हील को कम सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस चलना है। और हर एक इंस्टेंट पर इस व्हीकल का जितना भी पार्ट्स होगा, कंपोनेंट्स होगा, सबका सेंटर ऑफ रोटेशन सेम होगा, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ये सब थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़े होगे। इसका भी सेंटर ऑफ रोटेशन यही है, इसका भी सेंटर ऑफ रोटेशन यही है। तो 2 चीज तुमको याद रखना है, जब तुम अपने व्हीकल को टर्न करते हो तो आउटर व्हील को ज्यादा सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस चलना है एज कंपेयर टू इनर व्हील। दूसरी बात, इसका भी जो ये जो पूरा इस तरह से रोटेट है ना कर रहा है टर्न के समय, तो इसका भी जो सेंटर ऑफ रोटेशन ये आई है, इसका भी जो सेंटर ऑफ रोटेशन ये आई ही होगा। अब देखो, ये जो तुम्हारा इनर व्हील है इसका इंक्लिनेशन देखो इस सेंटर ऑफ रोटेशन से थीटा, और ये जो तुम्हारा आउटर व्हील है इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन के साथ इंक्लिनेशन देखो दिस इज फाई। निश्चित तौर पर थीटा फाई से ज्यादा होना चाहिए। थीटा अगर फाई से ज्यादा नहीं होगा तो तुम्हारा इसका और इसका सेंटर ऑफ रोटेशन एक नहीं होगा। दूसरी बात, ये ज्यादा सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में नहीं ट्रैवल कर सकेगा। इनर व्हील के कंपैरिजन में आउटर व्हील तभी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है जब इंस्टेंटेनियस सेंटर रोटेशन के साथ इस व्हील का, इनर व्हील का जो इंक्लिनेशन है आउटर व्हील के इंक्लिनेशन से ज्यादा हो जाए। मतलब सपोज करो ये अगर 20 डिग्री है तो ये 23 डिग्री हो जाए। अगर इसका इंक्लिनेशन, इनर व्हील का इंक्लिनेशन आउटर व्हील के इंक्लिनेशन के साथ ज्यादा नहीं होगा, इनर व्हील का इंक्लिनेशन आउटर व्हील के इंक्लिनेशन के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं होगा, तो ये और ये इन दोनों का एक सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं हो सकता है। और जब इन दोनों का एक सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं हो सकता है, इन दोनों का अगर एक सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं हो सकता है तो ये टर्निंग पॉसिबल नहीं है। जब भी कोई चीज टर्न करते हैं, जैसे हम ही टर्न कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तो मेरा हर एक चीज का सेंटर ऑफ रोटेशन एक है। तो इन बात से पहला बात तो ये कंक्लूजन तुमको निकल गया कि इसका सेंटर, इसका जो इंक्लिनेशन है इसके इंक्लिनेशन से ज्यादा होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि दोनों का सेंटर ऑफ रोटेशन एक हो सकेगा। ज्योमेट्री से भी देखो ना तुम, और जब दोनों का सेंटर रोटेशन एक है तब ये एक टर्न कर सकता है। और तुम लोग को तो पता ही, आउटर व्हील को इनर व्हील से ज्यादा सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मतलब एक एग्जांपल दिए कि ये अगर 23 होगा तो ये 20 होना चाहिए। अच्छा, तब ये 3 होगा तो ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब अगर ये ऐसे 0 डिग्री है तो ये हल्का सा 3 डिग्री होगा। मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो इनर व्हील है वो कैसा है? ये अगर तुम्हारा आउटर व्हील है तो इनर व्हील हल्का सा ऐसा है कि नहीं? बोलो, इनर व्हील हल्का सा ऐसा है, आउटर व्हील ऐसा है। तो इनर व्हील जो है आउटर व्हील के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? बाहर भागा हुआ है कि नहीं? इनर व्हील आउटर व्हील के रिस्पेक्ट में क्या बाहर भागा हुआ है कि नहीं भागा हुआ? इसी घटना को हम लोग कहते हैं टो आउट हो जाना। तो टो आउट अब कैसे करते हैं? तो एक अकर्मान स्टीयरिंग लिंकेज मैकेनिज्म है जो थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़े हुए, उसके द्वारा हम लोग इनर व्हील पर आउटर व्हील के कंपैरिजन में हमेशा 3 डिग्री से 5 डिग्री का इंक्लिनेशन बना देते हैं। जब भी व्हीकल मेरा टर्न करेगा तो व्हीकल का जो अकर्मान स्टीयरिंग मैकेनिज्म है
वो क्या करता है, इनर व्हील पर आउटर व्हील के रेस्पेक्ट में हमेशा 3 से 5 डिग्री व्हीकल पर निर्भर करता है, हमेशा 3 से 5 डिग्री का इंक्लिनेशन ज्यादा बनाता है। क्लियर है? आ रहा मेरा बात समझ में? तो थीटा माइनस 5 इक्वल टू 3 डिग्री टू 5 डिग्री। तो ये जो डिफरेंस है ना थीटा माइनस 5, मतलब इनर व्हील आउटर व्हील के रिस्पेक्ट में कितना बाहर भागा हुआ है, इसी डिफरेंस को हम लोग टो आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? टो आउट कहते हैं। तो आई होप टो आउट अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार इसको पढ़ के तुम लोग को बता देते हैं। When the vehicle takes a turn, जब व्हीकल को टर्न लेना है, आउटर व्हील हैज टू कवर लार्ज सर्कम्फ्रेंशियल डिस्टेंस, ये जो आउटर व्हील है इसको ज्यादा सर्कम्फ्रेंशियल डिस्टेंस ट्रेवल करना है एज कंपेयर टू इनर व्हील, एंड इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन विल बी सेम। और इसका भी सेंटर ऑफ रोटेशन और इसका भी सेंटर ऑफ रोटेशन, इसका भी सेंटर ऑफ रोटेशन, इसका भी सेंटर ऑफ रोटेशन, सबका सेंटर ऑफ रोटेशन सेम होना चाहिए, विल बी सेम। फॉर दिस, इसके लिए द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ आउटर व्हील विल बी लेस देन इनर व्हील। इसके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसका? आउटर व्हील का, ये इंक्लिनेशन फाई, इनर व्हील के इंक्लिनेशन से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तुम देख सकते हो ज्योमेट्री से, ये इंक्लिनेशन देखो और ये इंक्लिनेशन देखो, निश्चित तौर पर थीटा जो है वो फाई से क्या है? ज्यादा। ज्योमेट्री से ही दिख रहा है हमको। तो ये जो थीटा फाई से कितना ज्यादा है, इसी घटना को बोलते हैं टो आउट। दिस डिफरेंस इज अचीव्ड बाय अकरमान स्टीयरिंग लिंकेज मैकेनिज्म। थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ना था पिछले सेमेस्टर में, नहीं तो हम किसी दिन बता देंगे तुम लोग को कैसे करते हैं। दिस डिफरेंस इन इंक्लिनेशन बिटवीन आउटर एंड इनर व्हील इज कॉल्ड टो आउट। इसको डिफरेंस को हम लोग टो आउट कहते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं टो इन के बारे में। व्हीकल का जो फ्रंट व्हील है ना, फ्रंट व्हील, उसी पर गौर करना। तो फ्रंट व्हील का ये आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा, हम लोग देखेंगे व्हीकल पर, अभी गौर करोगे तो मेरा जो व्हीकल का व्हील है वो थोड़ा सा ये ऐसे टिल्टनेस की बात नहीं हो रही। टिल्टनेस मतलब कैम्बर। ये जो व्हीकल का व्हील है ये इस तरीके से रहता है, मतलब आगे वाला जो दोनों पोर्शन है वो कम दूरी बनाता है, पीछे वाला जो दोनों पोर्शन है फ्रंट व्हील का ही वो ज़्यादा दूरी बनाता है। क्यों? क्योंकि जब मेरा व्हीकल रोड पर चलता है ना तो आगे से एक रिएक्टिव फोर्स लगता है, एयर का एक रेजिस्टेंस लगता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, अगर मेरा व्हील ऐसे होगा तो वो ऐसे हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वजह से व्हील मेरा ऐसे हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, और डाइवर्ज कर जाएगा तो पहिया ऐसे भागने लगेगा, जो डिजायरेबल नहीं है। हम अगर ऐसे रखते हैं तो क्या होता है, मेरा पहिया जब रोड पर चलता है, जब व्हीकल रोड पर चलता है तो एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स है, जब इस रेजिस्टिव फोर्स को मेरा ये व्हीकल का व्हील इनकाउंटर करता है तो वो अपने आप स्ट्रेट हो जाता है, जो कि डिजायरेबल है। तो अभी तुम लोग देख रहे होगे इस फिगर से कि ये जो दूरी है, अगर व्हीकल के फ्रंट व्हील का ये फ्रंट पोर्शन का जो दूरी है वो a है, और व्हीकल के फ्रंट व्हील का ही रियर पोर्शन का जो दूरी है वो b है, रियर माने पीछे वाले पोर्शन का जो दूरी है वो b है, तो a हमेशा b से कम होना चाहिए, यानी कि b a से ज़्यादा होना चाहिए। ये दूरी ये जो दूरी है 2 से 3 mm तक होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर तक होता है, यानी 20 mm से 30 mm तक। क्यों करते इसके बारे में भी तुमको बता दिए। तो टो इन मतलब अंदर की तरफ, है ना। इट इज ऑब्जर्व दैट डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट पोर्शन ऑफ टू फ्रंट व्हील, फ्रंट पोर्शन किन का? दोनों फ्रंट व्हील का जो आगे वाला पोर्शन है, विल बी लेस देन डिस्टेंस बिटवीन रियर पोर्शन ऑफ टू फ्रंट व्हील। वो हमेशा कम होना चाहिए, किससे? फ्रंट व्हील के पीछे वाले पोर्शन से। दिस इज नोन एज टो इन, इसी को हम लोग टो इन कहते हैं। तो चलिए, आप लोग का मैंने व्हील अलाइनमेंट, व्हील ज्योमेट्री कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।